आज मैं YouTube चैनल के लिए, अपने हिंदी चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहा था अपने 7 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए, ताकि रेगुलर कंटेंट डालते रहो मेडिकल अवेयरनेस पे। अचानक मुझे ये एक फैमिली ग्रुप पे ये फ़ोटो आई। पहले तो मैं आपको ये फ़ोटो दिखा दूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि हम सबको कभी कभी कोल्ड फीट हो जाते हैं, हील्स क्रैक होती है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कुछ आए तो ये हम तुरंत ये बीमारियाँ सोच ले। हाँ, कुछ चीज़ें एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट मुझे इसमें बहुत सही लगी, जिनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा, क्योंकि इनमें से बहुत कंडीशंस है जो मैं खुद ट्रीट करता हूँ या जिसके बारे में बहुत पुअर इन्फॉर्मेशन है। पेशेंट्स भी हफ्तों तक अलग अलग डॉक्टर्स को विजिट कर रहे हैं और कोई ठीक से सोल्यूशन नहीं दे रहा है इनका, तो उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले हाईलाइट करते हैं स्वेलिंग ऑफ फीट एंड एंकल्स का, कि अगर पैर इस तरह सूज जाए तो क्या होता है। इनफैक्ट इस पे इतना कंफ्यूजन है, इतने शॉर्ट्स और रील्स वीडियोस चलते हैं कि अगर आपके पैर सूजे हुए, आपने उस पर उंगली डिप की तो पिट हो गया, पिटिंग इडीमा बोलते हैं, तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। स्वेलिंग का मतलब बस ये है कि बॉडी पानी वहाँ नहीं रख पा रही है खून की नसों में, वो लीक हो रहा है और स्वेलिंग हो रही है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहले इवैल्यूएशन किया जाता है लिवर, किडनी, हार्ट, थायराइड, ये सारी चीज़ों का, क्योंकि वन ऑफ दी कॉमन रीजंस है इसका। क्योंकि लिवर में अगर प्रोटीन कम बन रहा है एल्बुमिन में, क्रॉनिक अल्कोहल डिजीज़ या ओवरऑल फैटी लिवर की वजह से, तो फिर ऑफ कोर्स वो पानी होल्ड नहीं कर पाएगा। प्रोटीन ही पानी को ब्लड में होल्ड करता है, तो पैर सूजेंगे। किडनी अगर अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर रही है तो पानी लीक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है जो पानी को होल्ड करके रखते हैं, और पानी बाहर एक्सक्रीट नहीं हो रहा यूरिन द्वारा, तो इसलिए वो जमा हो रहा है एक्सेसिव, तो वो दिख रहा है। हार्ट इश्यूज़ है तो डेफिनेटली, क्योंकि हार्ट प्रीलोड नहीं संभाल पा रहा तो नीचे जमा हो रहा है पानी और इस रूप में सामने आ रहा है, तो डेफिनेटली एक कारण हो सकता है। कई बार हमारे पास एज वैस्कुलर स्पेशलिस्ट इतने पेशेंट्स आते हैं, सर सारे चेकअप करा लिए, सब नॉर्मल है, बताओ क्या है। तब मैं उन्हें बताता हूँ कि 2 कॉमन कंडीशंस पॉसिबल हैं। पहला जो सबसे कॉमन है, वेरिकोज वेन्स या क्रॉनिक वीनस इनसफिशिएंसी हमारे लैंग्वेज में। एक बार शॉर्ट में समझते हैं। देखिए, आपके पैरों में खून आता है आर्टरीज द्वारा। हृदय आर्टरीज द्वारा शुद्ध खून पैरों की तरफ भेजती है बहुत हाई प्रेशर में। जब वो कैपिलरीज द्वारा, अपने ब्रांचेस द्वारा पोषण, ऑक्सीजन सब दे देती है मांसपेशियों को, और जो बाई प्रोडक्ट्स है, डैमेज्ड वेस्ट, उसको निकालती है, फ्री रेडिकल्स, उसको वापस ले जाने का काम है वेन्स का, यानी कि दूषित खून हृदय तक वापस वेन्स से जाता है। अब वेन्स का काम बहुत मुश्किल है। जो आता हुआ प्रेशर था 120/80, जो हम बीपी के रूप में देखते हैं, अब वापस लौटते समय क्योंकि कोई पंप नहीं है और उसे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाना है, वो प्रेशर हो गया 10/3 120/80 से। वो दोबारा नीचे ना ठहर जाए, स्पेशली उन लोगों में जो ज़्यादा देर तक खड़े होते हैं या बैठते हैं, इसलिए वेन्स में वाल्व्स या दरवाजे दिए जो एक तरफा है, जो सिर्फ ब्लड को ऊपर जाने देंगे, नीचे आने लगा तो बंद हो जाएंगे जब आप ज़्यादा देर खड़े रहोगे। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हो अपनी बॉडी को, कोई वॉक नहीं, एक्सरसाइज नहीं, योगा नहीं, तो ये वाल्व नहीं संभाल पाते वो प्रेशर और टूट जाते हैं, जिस वजह से ब्लड नीचे आता है, जमा होता है और वेन सूजने लगती है, और इसलिए वीनस इनसफिशिएंसी या वेरिकोज वेन्स एक कॉमन कारण है। तब एक वैस्कुलर स्पेशलिस्ट यानी कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डायग्नोस करके ट्रीटमेंट में, जो कि स्टार्टिंग स्टेजेस पे लाइफस्टाइल चेंजेस है, आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन एक सेकंड कॉमन कंडीशन है जिसे बोलते हैं लिम्फेडिमा, प्राइमरी लिम्फेडिमा। होता क्या है, वेन्स सारा ब्लड तो लेके जाती है वापस, लेकिन जो हैवी प्रोटीन और फैट फिल्ड ब्लड है उसे नहीं ले जा पाती है। उसके लिए बॉडी में पतले पतले अलग चैनल है जिसे बोलते हैं लिम्फेटिक्स, जो दुधेरी चैनल्स है, यानी कि उसमें सफ़ेद प्लाज्मा होता है दूध जैसा, जिसमें प्रोटीन और फैट है। उसको ले जाने का काम लिम्फेटिक्स का है, और कभी कभी पैरासाइट इन्फेक्शन या अलग कारणों की वजह से वो नहीं जा पाता हृदय तक या ऊपर वेन तक, और वो नीचे स्वेलिंग कॉज कर देता है। ये दोनों के लिए अलग टेस्ट है डायग्नोस करने के लिए। वीनस इनसफिशिएंसी के लिए एक वीनस डॉपलर यानी कि कलर अल्ट्रासाउंड, और लिम्फेडिमा के लिए एक लिम्फोसिंटिग्राफी। पर अगर स्वेलिंग है और नहीं समझ आ रहा, जैसे मैंने बोला, ज़रूर एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिले। चांसेस है जो इतने सालों से अनडायग्नोस स्वेलिंग है वो आपकी हेल्प करेंगे। इस फोटो में एक सेकेंड कंडीशन जो हम ट्रीट करते हैं और जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, वो है पेन इन द फुट, और इसमें भी स्पेसिफिकली प्लांटर फैशियाइटिस। आप में से बहुत लोग हैं जो एक कॉमन कंडीशन, कॉमन कंप्लेन के साथ आते हो कि सर सुबह जैसे ही उठते हैं सब ठीक है, पैर नीचे रखते हैं तो एक शार्प शूटिंग पेन आता है तलवे में, जैसे किसी ने कुछ शार्प ऑब्जेक्ट खूब दिया। ये होता है प्लांटर फैशियाइटिस। हमारे तलवे में एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसे बोलते हैं प्लांटर फेशिया। कभी कभी गलत यूज़ के वजह से, मैकेनिकल कॉजेज, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, वो वेयर एंड टेयर होके उसमें माइक्रो टेयर्स और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और इसी को बोलते हैं प्लांटर फैशियाइटिस।
अब शुरुआत में तो इसके लिए फिजियोथेरेपी, फुटवेयर करेक्शन, एडवांस केसेस में स्टेरॉइड इंजेक्शंस या पीआरपी इंजेक्शंस और बहुत ही एडवांस्ड हो तो सर्जरी सजेस्ट की जाती थी। लेकिन ये सबके अपने प्रॉब्लम्स है, सर्जरी भी अलग ही इंस्टेबिलिटी देती है क्योंकि आप फेशिया को निकाल रहे हो। अब जापानीज साइंटिस्ट यूजी अकुनो ने बहुत ही अच्छा टेक्निक निकाल लिया इसे, जिसे बोलते हैं टेम या प्लांटर फैशियाइटिस एम्बोलाइजेशन, जिसमें कम कॉस्ट में करना है तो सीधा एंकल में ही, एडी में ही एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं। बेटर तरीके से करना है तो एंजियोग्राफी द्वारा जाके सीधा प्लांटर फेशिया में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर सकते हैं। ये इंजेक्शन इमिपेनम सेलास्टैटिन है। वैसे तो ये एक एंटीबायोटिक है, पर इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसका ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है कि वो इन्फ्लेमेशन कम करता है और नॉर्मल वेसल्स को हार्म नहीं करता। तो क्योंकि प्लांटर फेशिया में नियोवैस्कुलराइजेशन है, बहुत ज़्यादा खून की नसों का गुच्छा बन गया इन्फ्लेमेशन की वजह से, ये वो गुच्छे को ख़त्म कर देता है, इन्फ्लेमेशन को नॉर्मल सप्लाई को ना अफेक्ट करते हुए, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होता है और धीरे धीरे वो प्लांटर फेशिया हील हो जाता है, माइक्रोटेल्स भी हील हो जाते हैं। इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट है कि इंडियन स्टडीज़ में भी नियरली रिजल्ट 99% प्लस आया है। कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर या ज़ीरो प्रैक्टिकली, एंड 2 साल तक भी फॉलोअप किया तो किसी का पेन वापस नहीं आया। बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक या इंटरवेंशन है। तो अगर ये टेक्निक है, इसके लिए भी आप एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, बहुत ज़्यादा लाभ देगा। थर्ड कंडीशन जिसको मैं बहुत डिटेल में हाईलाइट करना चाहूँगा वो है स्पॉट्स अंडर द नेल्स एंड कोल्ड फीट, ये दोनों। इनफैक्ट थर्ड कंडीशन जो बर्निंग और टिंगलिंग है, ये भी, ये सारे कंडीशंस कहीं ना कहीं लिंक्ड है लो सर्कुलेशन से। ऑफ कोर्स टिंगलिंग, बर्निंग एक कंडीशन है न्यूरोपैथी, उसमें बहुत नहीं जाऊँगा, बट पॉइंट ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या आपके घर पे कोई व्यक्ति है जिनका एज थोड़ा ज़्यादा है, उन्हें डायबिटीज़ है, बहुत हाई चांसेस है कि उनका सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन बहुत अच्छा नहीं होगा फुट का, क्योंकि डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल जमा करता है, सिर्फ हार्ट में ही नहीं बल्कि ब्रेन में, फुट में, हर जगह, स्पेशली अगर कंट्रोल नहीं है तो। माइक्रो सर्कुलेशन के साथ साथ कभी कोलेस्ट्रॉल या ये आर्टेरियोस्क्लेरोटिक प्लाक्स इतना बढ़ जाता है कि वो मैक्रो सर्कुलेशन यानी कि घुटने के नीचे की बड़ी बड़ी नसों में भी ब्लॉक करने लगते हैं। इससे धीरे धीरे फुट में टाइनी ब्लैक स्पॉट्स या डिस्कलरेशन आता है, अर्ली गैंग्रीन के फीचर्स, और फुट कोल्ड भी पड़ने लगता है। अगर आपको चलते समय अर्ली स्टेज में दर्द होता है काफ में, पिंडली में, और आपको रुकना पड़ता है, चांसेस है कि आपको इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है, यानी कि ब्लड सप्लाई कम होता जा रहा है पैरों को। नॉर्मली तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पर चलते समय जब ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है मांसपेशियों को, तब वो इनफ नहीं है। लेकिन अगर इसे इग्नोर किया जाए तो धीरे धीरे बढ़कर ये रेस्ट पेन यानी कि 24 घंटे पेन एंड गैंग्रीन या इस तरीके का डिस्कलरेशन में आ सकता है, जो बहुत अगली फॉर्म्स ले सकता है। गैंग्रीन या घाव से लेके इस तरीके का फुट ड्रॉप या डिसफंक्शनल एबिलिटी की पैर काटने के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। अनफॉर्चुनेटली एम्पुटेशन अगर मेजर हो जाए घुटने के नीचे, 70% लोग तीसरे साल का सूरज नहीं देख पाते। बहुत ही डेडली डिजीज़ है ये, स्टेज 4 लंग कैंसर से भी खराब आज की तारीख में। तो ये साइंस को पहले पकड़ना है और कुछ केयर लेना है। एंड लास्टली, नाखून काटते समय बहुत केयरफुल रहना है। मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर नाखून काट रहा था, थोड़ा सा नाखून के अलावा ये स्किन छिल गया और देखो सूख नहीं रहा, और वो बढ़ के कब एम्पुटेशन कॉज करता है घुटने के नीचे आपको पता नहीं चलेगा। तो वो भी ध्यान रखना है। हमेशा साल में एक बार सर्वेलेंस रखना है, डॉक्टर को मिलना है, वो न्यूरोपैथी और ब्लड सप्लाई दोनों टेस्ट करेंगे और हो सके तो दवाइयाँ भी देंगे, ब्लड थिनर्स वगैरह, जिससे ये दिक्कत आगे ना बढ़े। ये छोटा सा इमेज जो कई बार सर्कुलेट करता है, मुझे नहीं पता ये पेशेंट्स का, ये रेगुलर लेमैन की कितनी हेल्प कर पाता है, क्योंकि एक तो अननेसेसरी फियर क्रिएट होता है कि अरे मेरे भी पैर ठंडे हैं, क्या मुझे थायराइड तो नहीं है। एट द सेम टाइम उनको पता नहीं है इसमें से क्या लेना है, कैसे समझना है। एज एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट मेरा इसको देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग है। मेरे पास वो केसेस आते हैं जिनको ये प्रॉब्लम सालों से है, कई डॉक्टर्स को भी विजिट कर लिया, नहीं सॉल्व हो रहा, ठीक से गाइडेंस नहीं मिल रही है। तो मेरा ऐसे टाइप की जो फोटो सर्कुलेशन होती है, इससे इंटरप्रिटेशन सिर्फ ये है कि आपको इनमें से कोई कंडीशन है जो परसिस्टेंटली सॉल्व नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली एक डॉक्टर से मिलना है, उनसे डिटेल में बात करनी है। अगर वो आपको ठीक से नहीं गाइड कर पा रहे, सेकेंड ओपिनियन लो। हर जगह आप निराश हो, कह रहे साइकोलॉजिक है ये, भूल जाओ, तो एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से भी ज़रूर मिलो। कभी कभी मेरे पर्सनल ओपीडी और कुछ दोस्तों के, मित्रों के ओपीडी से भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हम वो सटल चीज़ें देख पाते हैं जो हर कोई नहीं देख पाता। अगेन आई एम नॉट सेइंग वी आर सुपीरियर टू अदर डॉक्टर्स, नहीं, जस्ट दैट वो स्पेशलिटी हमारा है। सो पॉइंट है, एक्सपर्ट्स या स्पेशलिस्ट उस बीमारी के कभी कभी बेटर कैच कर पाते हैं। आई होप इसने बहुत हेल्प किया। अब जो बीमारियों की हमने इसमें बात की, गैंग्रीन, क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी या वेरिकोज वेन्स एंड प्लांटर फैशियाइटिस, ये तीनों के वीडियोस दे रहा हूँ एंड स्क्रीन पे, ताकि आप इनके बारे में और डिटेल जान पाओ, स्पेशली कैसे आज एंजियोग्राफी द्वारा इन तीनों का इलाज किया जा सकता है। सुरक्षित रहे, सशक्त रहे।